अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण और पक्षियों की कलरव ध्वनियों के साथ मैं साइमा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अगेती आलू की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई विधि पर वृत्तचित्र। अनार उद्यान में किए जाने वाले शस्य प्रबंधन कार्य। सोयाबीन की फसल में तंबाकू की इल्ली एवं पत्ती लपेटक इल्ली का नियंत्रण कैसे करें। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत यदि आलू की बात करें तो इसकी खेती अगेती फसल के रूप में अनेक किसान भाई करते हैं। किसान भाइयों, यदि आप भी अगेती आलू की खेती करना चाहते हैं तो आगामी समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त समय है। अगेती आलू की बुआई करके आप रबी फसलों जैसे गेहूं, जौ की बुआई भी समय से कर सकते हैं। लेकिन अगेती आलू की खेती को करने से पूर्व एवं पश्चात की सभी प्रक्रियाओं को सुनियोजित ढंग से करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि आपने खेत का चुनाव, उर्वरक प्रबंधन, प्रजातियों के चयन, बुआई की विधि इत्यादि बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया तो कंदों का जमाव प्रभावित होने के साथ खड़ी फसल में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप फसल की बढ़वार प्रभावित होगी। अंततः ऐसी फसल से उपज काफी कम प्राप्त होगी। इसलिए किसान भाइयों, अगेती आलू की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार करें ताकि इस फसल से अधिक उपज प्राप्त हो सके, आइए जानते हैं कार्यक्रम की इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। कम समय में किसान भाई अगेती आलू की खेती कर लाभ कमा सकते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए किसान भाइयों को प्रमुख बातें ध्यान में रखनी चाहिए। भूमि। आलू की खेती क्षारीय भूमि को छोड़कर लगभग सभी भूमि में की जा सकती है, परंतु मध्य से लेकर हल्की दोमट भूमि जिसमें पानी का निकास अच्छा तथा जीवांश की मात्रा अधिक हो उपयुक्त मानी जाती है। भूमि की तैयारी। भूमि को बारीक व भुरभुरी बनाने के लिए समय समय पर खेत की जुताई करते रहना चाहिए। हर जुताई के बाद पाटा अवश्य लगा देनी चाहिए। यदि खेत में नमी नहीं है तो पलेवा देकर खेत की जुताई करनी चाहिए ताकि बुआई के समय खेत में अधिक नमी बनी रहे। आलू की अगेती प्रजातियां। जिसमें से किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रजाति का चुनाव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बीज का आकार तथा रंग एक जैसा होना चाहिए। भार 30 से 40 ग्राम आकार होना चाहिए। बीज के बुआई के लगभग 15-20 दिन पहले शीत गृह से निकाल लेना चाहिए और उसमें से खराब आलू के बीज को अलग कर देना चाहिए। जब आलू में आंखें निकलनी प्रारंभ हो जाए तब बीज बोने के लिए उपयुक्त हो जाता है। यदि बड़े आकार का आलू हो तो आलू को काट कर बोना चाहिए तथा अगर हम इसमें बीज दर की बात करें तो 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बुआई के पहले बीज का शोधन बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए कैप्ट्रान 2 ग्राम या डाइथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति किलोग्राम बीज दर से 20 से 30 मिनट तक डुबाएं तथा बाद में निकालकर उसे छायादार स्थान पर सुखाएं। उसके बाद बीज की बुआई खेत में करें। खाद एवं उर्वरक। आलू की बुआई के लगभग 1 माह पूर्व खेत में 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद
खेत में फैलाकर भली प्रकार जुताई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतिम जुताई के समय 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस, 100 किलोग्राम पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 2/3 भाग अंतिम जुताई के समय खेत में भली भांति मिला देनी चाहिए। यदि बुआई पोटैटो प्लांटर से की जा रही हो तो संपूर्ण खाद बेसल ड्रेसिंग के रूप से प्रयोग कर देना चाहिए। प्रदेश में आलू की बुआई मुख्यतः 3 विधियों से की जाती है, जो इस प्रकार है। समतल भूमि में बुआई करके मिट्टी चढ़ाना। प्रदेश में यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसमें खेत की तैयारी के बाद कुदाली की सहायता से उचित दूरी पर उथली कूड़े बनाकर कंदों की बुआई कर ली जाती है। इसके तुरंत बाद फावड़े या कुदाली की सहायता से कंदों पर दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ा दी जाती है। मेड़ों पर आलू बोना। इस विधि में तैयार खेत में उचित दूरी पर मेड़ बनाने वाले यंत्र से मेड़े बना ली जाती है। इसके बाद कंदों को उचित दूरी तथा 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर बो दिया जाता है। पोटैटो प्लांटर से बुआई। पोटैटो प्लांटर नामक यंत्र से खेत में मेड़े व कूड़े बनती जाती है तथा आलू की बुआई हो जाती है। इस विधि से बड़े क्षेत्रफल में कम व्यय व कम समय में बुआई संपन्न कर ली जाती है। बुआई का समय। अगेती आलू बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होता है। निराई, गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाना। जब आलू के पौधे 12 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो सिंचाई करनी चाहिए। जब भूमि गुड़ाई के लिए तैयार हो जाए तो सबसे पहले खरपतवार निकालकर गुलों की गुड़ाई करनी चाहिए। तत्पश्चात शेष 1/3 भाग नाइट्रोजन छिड़ककर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। सिंचाई। आलू की बुआई के 1 सप्ताह बाद हल्की सिंचाई करें। मिट्टी चढ़ाने के बाद आवश्यकता अनुसार लगभग हर पखवाड़े में सिंचाई करनी चाहिए। पानी देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गुलों में कभी भी 2/3 भाग से अधिक पानी न भरने पाए। उपरोक्त विधि से खेती करने पर किसान भाई अगेती किस्मों से 200 से 250 क्विंटल तक आलू की उपज प्राप्त कर सकते हैं। तिलहनी फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी होगी, वह बुवाई के समयानुसार भिन्न भिन्न अवस्थाएं लिए खेतों में खड़ी होगी और इस फसल पर इस समय कुछ कीटों जैसे तंबाकू की इल्ली तथा पत्ती लपेटक इल्ली का प्रकोप देखने में आ रहा है, जो कि फसल की पत्तियों को खुरच खुरच के खाती हैं, जिससे पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और फसल कमजोर हो जाती है। हमारे किसान भाई इन इल्लियों का प्रकोप फसल पर होते देख आनन फानन में जो भी दवा मिलती है उसी का छिड़काव कर देते हैं, जिससे इन इल्लियों का प्रकोप कम होने की बजाय और बढ़ने लगता है। सोयाबीन के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और हमारे किसान भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में लगने वाली तंबाकू की इल्ली एवं पत्ती लपेटक इल्ली का समन्वित नियंत्रण आप किस प्रकार से करें, जिससे कि आपको अत्यधिक उत्पादन की प्राप्ति हो सके। इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RKS तोमर से। इनकी खेती कर रहे हैं तो अभी कौन कौन सी कीटों का आने का लक्षण रहता है और कैसे पहचाने हम कीटों को और उपाय क्या है उनका? सोयाबीन की फसल में इस समय जो प्रमुख कीट इस फसल में दिखाई दे रहे हैं वो है तंबाकू की इल्ली। उस कीट का प्रकोप इस फसल में दिखाई दे रहा है। तो ये जो कीट मैंने कहा कि तंबाकू की इल्ली, ये अपने जो एग मास है अंड गुच्छ के रूप में अंडे रखता है, गुच्छे के रूप में, जो कि भूरे बालों से आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भूरे बालों से ढके रहते हैं और जैसे ही इनसे इल्लियां, छोटी छोटी इल्लियां निकलती हैं उस पूरी पत्ती पे फैल जाती हैं। देखिए आप यहाँ पर छोटी छोटी इल्लियां अंडों से निकल करके पूरी पत्ती पे फैल गई हैं और ये पूरा हरा पदार्थ जो है खुरच खुरच के खा लेती हैं। ये 3 स्टार तक इस पत्ती पर रहेंगी, उसके बाद में वो इधर उधर फैल जाएंगी। तो एक पत्ती पे आप देख रहे हैं कि कम से कम 200-300 इल्लियां ये दिखाई दे रही हैं। तो इसका ये है कि पत्तियों का जो पूरा जो क्लोरोफिल है उसको खुरच के खा जाती हैं और बाद में जब ये फैल जाती हैं तो इनका रासायनिक नियंत्रण करना उतना आसान नहीं रहता है। यदि इस अवस्था में किसान भाई निरीक्षण करते रहे खेत में और इस प्रकार की जो जाली नुमा पत्ती
जो हरी नहीं है, एकदम से सूखी हुई सी पत्ती दिखाई देगी। नज़दीक जा कर के देखेंगे तो उसमें इल्लियाँ, नीचे की सतह पे इल्लियाँ दिखाई देंगी। तो ऐसी पत्तियों को सप्ताह में एक दिन निश्चित करके पूरे खेत में घूम करके ऐसे अंडगुच्छों को या इल्लियों को, इल्ली सहित पत्ती को तोड़ करके नष्ट कर दें। तो एक पत्ती तोड़ देने से ये करीब 100-200 इल्लियाँ हमने इनको नष्ट कर दिया। लेकिन आवश्यकता है कि हमको वीकली खेत में पूरा घूमना पड़ेगा और ऐसी पत्तियों को इल्लियों सहित तोड़ करके नष्ट करना पड़ेगा। तो रासायनिक दवा न डालना पड़े, इसको इस प्रकार से एकत्रित करके नष्ट कर सकते हैं। दूसरा जो कीट है वो देख रहे हैं पत्ती मोड़क है, ये पूरा पत्ती को मोड़ करके हरा पदार्थ खा लिया, उसका विष्टा इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस कीट का भी प्रकोप कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। तो ये पत्ती खाने वाले कीट हैं, तो इनका नियंत्रण, इसको तो यदि किसान भाई चाहें तो कर सकते हैं। इसको भी जहाँ जहाँ पत्ती जिसमें फ्रेश दिखता है, लीफ फोल्डर, उसको भी आसानी से तोड़ करके नष्ट किया जा सकता है। तो रासायनिक दवा डालने की आवश्यकता नहीं है। इस कीट के लिए फेरोमोन ट्रैप भी उपलब्ध है, तो फेरोमोन ट्रैप भी लगाएं तो उसमें जो वयस्क कीट हैं वो आकर के नरकीट फंस जाते हैं, उनको सुबह आकर के एक नष्ट कर दें तो वो भी काफ़ी कारगर रहता है। तो इस प्रकार से हम इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। रासायनिक दवा डालने की आवश्यकता पड़ती है तो ट्राइएजोफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें तो इन कीटों का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। और शुरुआती अवस्था में विशेष करके जब फसल की बढ़वार अच्छी हो रही है उस समय पत्तियों को यदि ज़्यादा नुकसान होगा तो उत्पादन पर असर पड़ता है, तो उस समय इन कीटों का विशेष ध्यान रखें। और निरीक्षण भी मेड़ पे या खेत के आसपास से निरीक्षण करने से नहीं बनता है। कीट और बीमारी के लिए खेत के अंदर जा करके पौधों को बारीकी से देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि किस कीट का प्रकोप शुरू हो रहा है या हो चुका है। तो उसके अनुसार वो अपनी रणनीति तैयार करके दवा डालने की आवश्यकता है कि नहीं है, ये खेत में जाकर के देख लें। बहुत ज़्यादा यदि आर्थिक स्तर से ज़्यादा है कीट तो ही दवा डालने की आवश्यकता है, नहीं तो क्या है कई जो दूसरी प्रचलित विधि हैं उनके द्वारा कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। खाद्यान्न वर्गीय फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने धान की रुपाई की होगी उनकी फसल इस समय वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी। किसान भाइयों, इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसमें इस समय कुछ प्रबंधन कार्यों का किया जाना नितांत ही आवश्यक होता है। जैसे फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना, आवश्यकता अनुसार सिंचाई, जल निकास की उचित व्यवस्था, उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग व फसल को कीट व रोगों से मुक्त रखना इत्यादि। लेकिन प्राय देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव में या फिर लापरवाही बस इन प्रबंधन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनकी फसल पर जल्द ही अनेक प्रकार के कीट व रोगों का प्रकोप होने लगता है और फसल कमजोर हो जाती है तथा ऐसी फसल से आगे चलकर हमारे किसान भाइयों को कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उत्पादन की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, धान की फसल में इन प्रबंधन कार्यों को आप कब और किस प्रकार से अमल में लाएं जिससे कि आपको अत्यधिक उत्पादन की प्राप्ति हो सके, इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र चंदन गांव, जिला छिंदवाड़ा के विषय विशेषज्ञ सुंदर लाल से। किसान भाइयों, अपने यहाँ अभी वर्तमान में धान की फसल कम से कम 1.5 से 2 माह की हो चुकी है। अभी पूरी तरह से वो पूरी वानस्पतिक बढ़वार पे है और इस अवस्था में कई कीड़े बीमारियां होते हैं,
सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसान भाई इस टाइम खरपतवार नियंत्रण कर चुके होंगे, फिर भी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे जंगली धान के पौधे जो प्रारंभिक अवस्था में पहचान में नहीं आते, उनको इस अवस्था में हम आसानी से पहचान सकते हैं। वो पहचान में आए उन पौधों को जैसे रोगिंग कहते हैं, उनको अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा बीज कंटामिनेशन से बच जाता है। दूसरा, जल प्रबंधन की बात करते हैं तो अभी तो बारिश हो रही है, पर कुछ ऐसे हिस्से होंगे जहाँ पे अगर बारिश नहीं हो रही है तो धान के खेत में सूखे की स्थिति में कम से कम 2 से 3 इंच पानी भर के रखें ताकि वो फसल पर विपरीत प्रभाव न पड़े। और ज़्यादा पानी अगर भरा है तो उसको जल निकास करके उचित माध्यम से खेत से बाहर करें। इसके बाद हम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो 120, 80, 60 का NPK का अनुपात रखते हैं, जिसमें किसान भाई नाइट्रोजन का तो अपना 2/3 हिस्सा दे ही चुके होंगे और फास्फोरस और पोटास भी फसल को दे चुके होंगे। बाकी 1/3 बची मात्रा नाइट्रोजन की फसल में अभी उपयोग करें ताकि वो बढ़वार में कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, जिससे कि उपज हमारी अच्छी बनी रहे। हम देखते हैं जिंक की अक्सर फसल में कमी आती है, तो जिंक के लिए कम से कम 200 से 250 ग्राम मात्रा का स्प्रे मारते हैं, जिससे जिंक की कमी पूरी हो जाती है। और इसके बाद हम बात करते हैं फसल सुरक्षा की। तो फसल सुरक्षा में जैसे हम देखते हैं, एक तो पत्ती लपेटक इल्ली होती है, ये प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों को खुरच के खाती है। उसके बाद में जैसे इसका आकार बढ़ता चला जाता है तो ये अपने शरीर से एक जाली बनाती है, उसी जाले में पत्ती को लपेटते हुए चली जाती है। ये इस तरह से नुकसान करती है। इसके नियंत्रण के लिए हम ट्राइजोफास या क्लोरोपाइरीफास का स्प्रे करते हैं, जिससे ये आसानी से नियंत्रित होता है। दूसरा, हम देखते हैं जैसे तना छेदक में भी जैसे सबसे ऊपरी हिस्सा उसको हम तकनीकी भाषा में डेड हार्ट कहते हैं, वो मर जाता है। जैसे अगर बालियां आ गई तो उसमें दाने नहीं बनते और उसका सफ़ेद रंग के बाली हो जाती है, जिसको हम आसानी से पहचान करते हैं। और इसका आक्रमण बहुत ही खतरनाक रूप से होता है। देखा गया है कि इससे तना छेदक से 75% तक नुकसान हो जाता है, कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा। इसके लिए भी जैसे फोरेट का हम अगर वो करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं रेत में मिला के, तो इसका नियंत्रण भी आसानी से होता है और हम फसल को नुकसान होने से बचा लेते हैं। ऐसे माहो आता है, माहो भी काला और भूरा 2 तरह के होते हैं। कभी हम निरीक्षण करते हैं खेत में तो पानी के ऊपर ये इसके प्रोड़ आसानी से उड़ते हुए पाए जाते हैं। ऐसी अवस्था में हमको जल्दी से उसका नियंत्रण के उपाय करना पड़ता है, अन्यथा पूरा फसल को, हमारी फसल को वो चूस के धर देते हैं और खड़ी की खड़ी फसल सूख जाती है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड, थाइमेथाक्जाम जैसे कि 7 ml, 8 ml प्रति पंप का अगर हम स्प्रे करते हैं तो इसको भी हम आसानी से नियंत्रित कर देते हैं। इसी तरह से इसके आते हैं रोग, जैसे पेडी ब्लास्ट कहते हैं धान का, तो इसमें भी पूरी की पूरी पत्ती कत्थई रंग की होके पूरा टिश्यू उसका मर जाता है और आखिरी में उसमें लास्ट टाइम नेक्रोसिस हो जाता है। इसके लिए भी हम जैसे हेक्साक्लोनाजोल और इस तरह की दवाइयों का स्प्रे करते हैं, जिससे ये रोग नियंत्रित होता है और हमारी उपज में कमी आने से बचती है। इसके बाद हम जैसे देखते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट, धान का ये भी खतरनाक बीमारी है जो कि हमारी फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए भी हम जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन का अगर स्प्रे करते हैं तो इससे भी आसानी से इसको भी नियंत्रित कर देते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा बताई गई बातों का अच्छे से ध्यान रखोगे तो धान की फसल अच्छी से अच्छी होगी। किसान भाइयों, फलों की बागवानी के अंतर्गत यदि अनार की बात करें तो प्रदेश में इसके उद्यान प्रायः रतलाम, नीमच, छिंदवाड़ा, जबलपुर आदि जिलों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में आसानी से देखे जा सकते हैं। परंतु इन उद्यानों से कृषकों को आशातीत गुणवत्ता युक्त उत्पादन नहीं मिल पाता, जिसका प्रमुख कारण है इन उद्यानों का ठीक ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाना। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं अनार के 1 से 1.5 वर्ष पुराने उद्यानों में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों की, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि हमारे किसान भाई इसके उद्यान लगा देते हैं और यह सोचते हैं कि इन उद्यानों से अच्छा उत्पादन मिल जाएगा,
लेकिन किसान भाइयों, इन उद्यानों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु आपको कुछ प्रबंधन कार्यों को समय रहते संपादित करना होगा। इन प्रबंधन कार्यों में अवांछनीय शाखाओं की समय पर कटाई, खरपतवार व जल प्रबंधन इत्यादि प्रमुख हैं। परंतु देखा जाता है कि किसान जानकारी के अभाव में या लापरवाही वश इन प्रबंधनों को समय रहते नहीं कर पाते, जिससे उन्हें आशा के अनुरूप उत्पादन नहीं मिल पाता। अतः किसान भाइयों, यदि आपने भी अनार के उद्यान लगा रखे हैं और वह 1 से 1.5 वर्ष पुराने हैं, तो आप उनका प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे? इन्हीं सब बिंदुओं की जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया ग्राम तीतरी, जिला रतलाम के एक प्रगतिशील कृषक जितेंद्र पाटीदार से। तो उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। ये जो हम अनार की फसल देख रहे हैं, ये हमने 1 हेक्टेयर बगीचे में लगा रखी है। यहाँ पे ये पौधा करीब 15 महीने पुराना हुआ है अभी इस समय। अभी जब पौधा छोटा होता है तब शुरुआती अवस्था में हमको काफ़ी ध्यान रखना होता है, क्योंकि तो आगे जा कर के हमें जो है वो कम समस्या आएगी और ये व्यवस्थित रहेगा, पूरा उत्पादन अच्छा रहेगा इसमें। और उत्पादन का जो जैसे क्वालिटी फ्रूट्स हमको बनाना है तो वो हम बना सकते हैं। अभी जैसे इस समय जो मुख्य रूप से जो काम हमको करना है उस पे कटाई छटाई का विशेष ध्यान रखना है। यानी जो अभी ये टाइम पे हम लोग जो इस खेत के अंदर हम लोग जो वाटर शूट्स दिख रही है, जो नई ये डालियाँ हमको दिख रही है, इनको हम लोग तुड़वा रहे हैं। ये टाइम अनार लेने का उचित समय नहीं है। इस समय हमको स्ट्रेस दे करके, चूँकि अगर बारिश आ जाती है, अभी जैसे बारिश खुलती बारिश का समय है और वापस अगर एक बार स्ट्रेस देते और बीच में अगर बारिश आ जाती है तो फिर से इसमें स्प्राउटिंग चालू हो जाएगी, यानी फिर से ये फूटना चालू हो जाएगा और उसमें हम जो कुछ थोड़ी बहुत फसल लेना चाहते हैं तो हम लोग नहीं ले सकते। चूँकि बारिश का समय चल रहा है अभी, इसलिए निश्चित रूप से हमारे सभी किसान भाइयों के खेतों में खरपतवार एक मुख्य समस्या होगी। जैसा कि आप ये इस खेत में देख रहे हैं, इसमें भी काफ़ी सारी घास फूस उग करके आई हुई है, तो इसका नियंत्रण हमको निश्चित रूप से करना है। और इसमें या तो हम इसमें ट्रैक्टर चलाएं, पंजा चला सकते हैं इसके अंदर, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। और जो इसमें बेड बना के और अनार लगा रखे तो बेड के ऊपर हम लोग निंदाई गुड़ाई करवा करके और वो खरपतवार को निकाल सकते हैं। या फिर हम वीडीसाइड का उपयोग करके, ग्रामोक्सोन या ग्लाइसेल का उपयोग करके भी ये खरपतवार की समस्या से हमारे किसान भाई निजात पा सकते हैं। सिंचाई के लिए मैं कहूँगा कि चूँकि बारिश के टाइम में हम लोगों ने कोई स्ट्रेस दिया नहीं है और बारिश में यदि बड़ी गैप जा रही है तो समय समय पे सिंचाई भी करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेस का पीरियड नहीं है, पौधे की ग्रोथ का पीरियड है, इसलिए सिंचाई व्यवस्थित समय पे हो ये भी बहुत ज़रूरी है। खाद इसमें जब हम अब इसके कुछ समय के बाद में, बारिश खुलने के बाद में हम कटिंग करेंगे तो कटिंग के बाद में ये अनार के पौधे के दोनों तरफ गड्ढे बना करके और गोबर की खाद और डीएपी ये दोनों हमको इसमें डालना है और ऊपर से चाहे तो हम मिट्टी पैक कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है क्योंकि गोबर की खाद जो है वो नेचुरल है, पौधे को मजबूत बनाएगी और इसकी बढ़वार के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए ये दोनों खाद का प्रयोग जो है वो आवश्यक है। अनार की फसल में ये चूँकि बारिश का टाइम है तो पत्ते झड़ने की समस्या मुख्य रूप से इसके अंदर होती है और उसके लिए हम लोग ब्लू कॉपर का स्प्रे करते हैं। ब्लू कॉपर जो है वो जैसे कॉपर इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, पौधे का जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करता है, वो उसके लिए हम लोग ब्लू कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। एक ड्रम पानी के अंदर 500 से 700 ग्राम जो है ब्लू कॉपर डाल के और अच्छे से उसको मिश्रण को मिला करके और पंप के माध्यम से इसमें छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही एक और समस्या अनार में जो मैं कहूँगा बारिश में तो होती ही है, लेकिन साल भर ये समस्या रहती है, जो थ्रिप्स है इसमें सबसे ज़्यादा आती है। अगर अनार में कहें कि कोई एक बीमारी जो सबसे ज़्यादा अटैक करती है तो वो मैं कहूँगा कि थ्रिप्स है, जिसमें पत्ते सिकुड़ने लगते हैं और अगर हम मैग्नीफायर से देखें तो उसमें थ्रिप्स हमको चलती हुई दिखती भी है। तो उसके लिए मोनोएसिफेट का स्प्रे करने का सुझाव दिया जाता है और उसके स्प्रे के 8 दिन के बाद में हम ट्रेजर करके एक दवाई आती है उसका स्प्रे करें तो उस समस्या से हमारे किसान भाई निजात पा सकते हैं। यहाँ पे रुकेंगे एक और कॉमर्शियल ब्रेक के लिए।
आगे का रोचक अंश कर रहा है आपका इंतजार। बने रहिए मेरे साथ। पूरे राष्ट्र भर में राष्ट्रीय समाचार। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उनका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला मुरैना से अभिषेक बंसकार ने। यह सूकरों के आहार बनाने की विधि पर जानकारी चाहते हैं। तो अभिषेक जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। शूकर पालन व्यवसाय मांस उत्पादन हेतु किया जाता है। मांस उत्पादन करने वाले पशुओं में सर्वाधिक बढ़ोतरी शूकर पशुओं में होती है। यदि शूकर को कम लागत पर आहार तैयार करके दे दिया जाए तो इस व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। क्रीप आहार में प्रोटीन लगभग 20% एवं ऊर्जा 3500 पचनीय ऊर्जा 3500 किलो कैलोरी होती है। पशुपालक क्रीप आहार खुद भी तैयार कर सकते हैं। इस हेतु वह पिसी हुई मक्का 40 भाग, स्किम्ड मिल्क 10 भाग, गेहूं का चोकर 10 भाग, मूंगफली की खल 10 भाग, तिल की खल 10 भाग, शीरा 10 भाग, मछली का चूर्ण 6 भाग, यीस्ट 2 भाग, खनिज लवण मिश्रण 2 भाग एवं विटामिन मिश्रण 10 ग्राम लेकर क्रीप आहार तैयार कर सकते हैं। इस लगभग 10 किलो का हो जाने पर इसके बाद इन्हें स्टार्टर आहार दिया जाता है। स्टार्टर आहार में प्रोटीन की मात्रा 22% एवं पचनीय ऊर्जा लगभग 3500 किलो कैलोरी होना चाहिए। स्टार्टर दाना तैयार करने के लिए मक्का का दलिया 58 भाग, गेहूं का चोकर 10 भाग, मूंगफली की खली 20 भाग, मछली का चूरा 10 भाग एवं खनिज लवण मिश्रण 2 भाग लेना चाहिए। इसके बाद इसमें विटामिन मिश्रण 10 ग्राम मिला देना चाहिए। जब शूकर पशु 20 किलो के हो जाते हैं तो उन्हें 20 से 50 किलो वजन तक ग्रोअर आहार दिया जाता है। ग्रोअर आहार में प्रोटीन की मात्रा 18% एवं पचनीय ऊर्जा 3300 किलो कैलोरी होना चाहिए। ग्रोअर आहार तैयार करने के लिए इस हेतु गेहूं का चोकर 70 भाग, मूंगफली की खल 20 भाग, मछली का चूरा 6.5 भाग, खनिज लवण मिश्रण 3 भाग एवं नमक 0.5% लेकर इसके साथ विटामिन मिश्रण भी 10 ग्राम मिला देना चाहिए। इसके बाद 50 किलो के बाद इन्हें फिनिशर दाना दिया जाता है। फिनिशर आहार तैयार करने के लिए मक्का का दलिया 40 भाग, गेहूं का चोकर 23 भाग, चावल का चोकर 17 भाग, मूंगफली की खल 12 भाग, मछली का चूर्ण 5.5 भाग एवं खनिज लवण मिश्रण 2.5 ग्राम और इसमें भी विटामिन मिश्रण 10 ग्राम मिला देना चाहिए। और शूकर पशु जो मनुष्य के लिए या अन्य पशुओं के लिए जो अनुपयोगी खाद्य पदार्थ है उन्हें भी उपयोग में लाकर मांस में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए इन्हें जो किचन का वेस्ट होता है वह भी दिया जा सकता है। इसी तरह अन्य अनुपयोगी चीज़ें जो अन्य पशुओं को नहीं दी जा सकती वह भी खिलाकर इस व्यवसाय में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@ettv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।